वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका एग्ज़ाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं और हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी PYQ की सीरीज, जो कि UPPSC द्वारा पिछले जितने भी वर्षों में ये एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए जा रहे हैं, जैसे UPPCS है, RO या अदर एग्ज़ाम्स हैं, उनमें GS के कौन कौन से प्रश्न आए हैं वो सारे हम लोग कवर करेंगे, वो भी टॉपिक वाइज चल रहे हैं सब्जेक्ट में। आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो पिछली क्लासेस ज़रूर देख लीजिए। इसके साथ ही अभी जो न्यू वैकेंसीज़ हैं, जैसे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी है ना, ASC RO की वैकेंसी है, या फिर UPPSC RO की न्यू वैकेंसी आ रही है 2026 की। इवन आप मेंस भी टारगेट कर रहे हैं इस बार का, तो भी ये सीरीज़ आपके लिए हेल्पफुल है। और इसके अलावा आप कंप्लीट कोर्स भी इनके लिए ज्वाइन कर सकते हैं। इनके लिए पेड ग्रुप के नंबर्स दिए गए हैं, जो कि ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग आप वो स्टडी मटेरियल पा सकते हैं जो सिलेक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्लासेस दी जाएंगी, क्लासेस के साथ साथ आपके नोट्स अवेलेबल कराए जा रहे हैं। क्लासेस के साथ नोट्स तो पढ़ेंगे ही, बाद में आपको सब्जेक्ट वाइज कंपाइल करके भी नोट्स दिए जाते हैं जो आप रिवीजन कर सकें। फुल लेंथ मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट और करंट अफेयर, इन सभी का टेंशन खत्म हो जाएगा। और साथ में पेड क्विज भी, कंप्लीट कोर्स आपको दिया जा रहा है। आप जिन भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी बच्चे UPP से प्रीलिम्स टारगेट कर रहे हैं 2026 के लिए, उनके लिए भी फाउंडेशन कोर्स। इसके अलावा मेंस का भी आप देख सकते हैं पेड ग्रुप अवेलेबल है। ये UPPCS मेंस का है, जिसमें आप देखेंगे ये 7800 में आपको पूरा दिया जा रहा है स्टडी मटेरियल। साथ में आप पा सकते हैं अलग से हिंदी का। अगर आप कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, आपको इन नंबर्स पे कांटेक्ट करना होगा। इसके अलावा GS की आंसर राइटिंग या फिर आप ऐसे आंसर राइटिंग का अलग से भी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ये UPPCS मेंस के लिए। जो स्टूडेंट्स सिर्फ टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल है, GS की भी। और जो आपका GS 5-6 है, सिर्फ उसकी अगर आंसर राइटिंग करना चाहते हैं तो भी आपको टेस्ट सीरीज़ मिल जाए। इसके अलावा जो अगला कोर्स आपको दिख रहा होगा, ये UPPCS प्रीलिम्स का कंप्लीट फाउंडेशन बैच है। जितना सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको रिक्वायर्ड स्टडी मटेरियल सिर्फ उतना दिया जाएगा और उसमें ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इस बार जो UPPCS का एग्ज़ाम और प्रीलिम्स में डायरेक्टली 134 क्वेश्चन पूछे गए, वो भी SCS के स्टडी मटेरियल से थे। अगर आप मेंस ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो जितना आपको पढ़ाया जा रहा है उससे बाहर आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, उतनी ही प्रैक्टिस करनी है। आपके आंसर राइटिंग के साथ साथ जो आगे 2026 टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए सिर्फ करंट अफेयर की भी दिक्कत आ रही ना, तो वो इस पेड ग्रुप के साथ आपकी दिक्कत ये ख़त्म हो जाए। इसी तरह का RO का फाउंडेशन बैच भी अवेलेबल है, इसे भी आप देख सकते हैं। सभी के लिए आपको ये नंबर्स पे कांटेक्ट करना है। चाहते हैं इसी बार सिलेक्शन हो, और सिलेक्शन के लिए आपको वही स्टडी मटेरियल चाहिए होता है जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो। तो बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट, टेस्ट सीरीज, सब कुछ सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक वैसे ही पैटर्न पर आपके क्वेश्चन होंगे। चलिए आज की प्रैक्टिस भी स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। 36 क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? केवल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों, समस्त न्यायालय, या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं? तो न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति है वो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के पास होती है। अब देखिए, न्यायिक पुनरावलोकन प्रचलित है कहाँ पर? केवल भारत में ऐसा है, UK में भी है, US में है, या फिर भारत और USA दोनों में है, ये आपको बताना है। और देखिए, USA और भारत दोनों में ही आपको ये न्यायिक पुनरावलोकन का देखने को मिलेगी कि ये प्रचलित है। 538 क्वेश्चन है, एक कथन है, दूसरा कारण है। कथन में क्या कहा गया? भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र सीमित है क्योंकि भारत संविधान में कुछ उधार की वस्तुएं हैं। उधार की वस्तुएं क्यों बोला जाता है? क्योंकि देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो अदर कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट की गई हैं, लेकिन मेजर पोर्शन का 1935 के जो भारत शासन अधिनियम आया था उसी एक्ट से ली गई हैं, लेकिन फिर भी कहा जाता है ऐसा। तो भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का जो क्षेत्र है वो थोड़ा सीमित है, ये बिल्कुल सत्य है। और ये भी सत्य है कि भारत के संविधान में कुछ उधार की, हमने बोरो किया हुआ है, वो भी वस्तुएं हैं, दोनों सही हैं। लेकिन इस वजह से न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र सीमित है, ये कोई कारण नहीं हुआ, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा। R और A दोनों सही, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं है। 539 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अभिभावकत्व निहित है राष्ट्रपति में, लोकसभा में, सर्वोच्च न्यायालय में या मंत्रिमंडल में? तो इसका राइट आंसर होगा C, सर्वोच्च न्यायालय। राष्ट्रपति में कंफ्यूज नहीं होंगे। उच्चतम न्यायालय से कानूनी मामलों पर किसको परामर्श लेने का अधिकार है? PM को, राष्ट्रपति को, किसी भी हाई कोर्ट को, या उपयुक्त सभी को? इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति को। अगर कोई भी कानूनी परामर्श लेना है तो राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से ले सकते हैं, ये मानना ना मानना उनके विवेक पर है। ठीक है। 541 क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शदात्री अधिकार से प्रयुक्त होता है कि वह
सार्वजनिक महत्व के कानूनी या तथ्यात्मक मामलों में राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है, या फिर सभी संवैधानिक मामलों में भारत सरकार को परामर्श दे सकता है। नेक्स्ट है, विधिक मामलों में प्रधानमंत्री को परामर्श दे सकता है या फिर उपर्युक्त सभी व्यक्तियों को परामर्श दे सकता है। अब कुछ लोगों को ये ऑप्शन डी करेक्ट लग रहा होगा, लेकिन बिल्कुल भी नहीं करेक्ट हो सकता, क्योंकि सार्वजनिक महत्व के कानूनी या तथ्यात्मक मामलों में राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है कौन? सुप्रीम कोर्ट देगा। 542 क्वेश्चन है, संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसका है? राष्ट्रपति, हाईकोर्ट, प्रधानमंत्री या उपयुक्त सभी को? राइट आंसर है राष्ट्रपति ले सकते हैं। 543 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान का अनुल्लंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किए गए हैं? आर्टिकल 32, 226, 227 या 245? यहाँ पर आर्टिकल 32, माफ़ कीजिएगा, आर्टिकल 32 है। इसके अलावा हो जाएगा आर्टिकल 226 और इसके साथ साथ आर्टिकल 227 भी है। तो ये तीनों के तीनों अनुल्लंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किए गए हैं। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 1, 2, 3। 544 क्वेश्चन है, अब आंसर आप लोग को दिख ही रहा होगा तो देख लीजिए, लेकिन फिर भी इसको तैयार कर लेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार की सुरक्षा देता है? 74, 56, 16 या 32? राइट आंसर ऑप्शन डी, आर्टिकल 32 ही, इसी को बोलते हैं ना संवैधानिक उपचारों का अधिकार, क्योंकि अगर ये नहीं है तो किसी भी मौलिक अधिकार के होने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसके तहत आप किसी भी मौलिक अधिकार के उल्लंघन के लिए डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, 545 है, हाल ही में नियुक्त सुप्रीम कोर्ट के निम्नलिखित न्यायाधीशों में इससे पहले किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं रहे हैं? डी.वाई. चंद्रचूड़, ए.एम. खानविलकर, एल. नागेश्वर राव या अशोक भूषण? इसमें आपको एल. नागेश्वर राव का नाम याद रखना है। नेक्स्ट है, मैं भारत के संविधान के प्रति सच्चा विश्वास और सच्ची निष्ठा रखूँगा। इसके बाद भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखूँगा, ये शपथ है, ठीक है। अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करूँगा, संविधान और कानून की रक्षा करूँगा, ये शपथ किसके द्वारा ली जाती है? भारत के राष्ट्रपति लेते हैं, मुख्य न्यायाधीश, संसद के सदस्य या राज्यपाल? ये शपथ ली जाती है भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। ये स्टेटमेंट आप देख सकते हैं। कुछ ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने प्रवासी पंचायत निर्धारण अधिनियम 1983 को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पावन कर्तव्य के उल्लंघन पर असंवैधानिक घोषित किया? 355, 356, 256 या 257? करेक्ट आंसर ऑप्शन है 355 को। भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय, इसका मतलब क्या है पूछा गया है। इसका अर्थ है इसे अपने सभी निर्णयों का अभिलेख रखना होता है, या फिर इसके सभी निर्णयों को साक्ष्यात्मक मूल्य होता है इनका, और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है, इसे अपनी अवमानना करने वालों को दंडित करने की शक्ति है। इसके अलावा इसके निर्णयों के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती। अब बताना है क्या करेक्ट है। वैसे तो सारे ही स्टेटमेंट सही दिए गए हैं, लेकिन अभिलेख न्यायालय का सही उत्तर क्या होगा? वो हो जाएगा इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। अगला प्रश्न है, भारत के नीचे दिए गए न्यायालयों में से किसे या किन्हें अभिलेख न्यायालय माना जाता है? केवल हाई कोर्ट को, केवल सुप्रीम कोर्ट को, या फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों को? जनपद न्यायालय भी इसमें है, तो राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन सी। सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, दोनों का ही जो इन्हें अभिलेख न्यायालय कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संबंध में निम्न में से क्या सही है? सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय को परिवर्तित करने का अधिकार है, या फिर अपने निर्णय को परिवर्तित नहीं करने का अधिकार है? केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश ही हैं जो निर्णय परिवर्तित करने का अधिकार रखते हैं, या फिर केवल विधि मंत्रालय को अपने निर्णय को परिवर्तित करने का अधिकार है? देखिए यहाँ पर क्या होता है, जैसे सर्वोच्च न्यायालय ने कोई निर्णय दिया है, बाद में वो उसे परिवर्तित भी कर सकते हैं, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट ही करेगा, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला है, उच्चतम न्यायालय मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, परंतु किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है। किसके तहत? राष्ट्रपति अगर अनुमोदन कर दें, या फिर उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश है मेजोरिटी से यह तय कर लें, संसद के अनुमोदन से हो जाए, या राज्य विधानसभा के अनुरोध पर। तो ऐसा होता है, अगर राष्ट्रपति ऐसा अनुमोदन कर दें तो किसी अन्य स्थान पर भी उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के अलावा भी सुनवाई कर सकता है। अगला प्रश्न है, TDS-AT के निर्णयों को चुनौती दी जा सकती कहाँ?
ट्राई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, ट्राई तथा सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, इसके अलावा केवल सुप्रीम कोर्ट में। तो ऐसा कहाँ किया जा सकता है? ऐसा किया जा सकता है सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में। जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? संसदीय कोई एक्ट था, संवैधानिक संशोधन था, न्यायिक पहल थी या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो ऐसा किया गया था न्यायिक पहल के द्वारा। भारत में न्यायिक सक्रियता का संबंध किससे है? ये पूछा गया है। प्रतिबद्ध न्यायपालिका से, जनहित याचिका से, न्यायिक पुनरावलोकन से या न्यायिक स्वतंत्रता से? इसका करेक्ट आंसर होगा जनहित याचिका से। नेक्स्ट है सितंबर 2003 न्यायालय के निर्णय से भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति प्रतिष्ठित हुई है। वो न्यायालय कौन सा है? भारत का सुप्रीम कोर्ट है, लोकल कोर्ट है, विशेष न्यायालय है, यूपी का हाई कोर्ट है? इसका राइट आंसर होगा भारत का सर्वोच्च न्यायालय। तो ये क्वेश्चंस थे आज के। आई होप आपको समझ में आए होंगे। कहीं भी डाउट रह जाता है फिर से पूछ सकते हैं आप। यूपी पीसीएस या आरओ दे रहे हैं, इसके लिए फ्री बैच चल रहे हैं, इनसे आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके साथ ही एएससी आरओ की जो न्यू वैकेंसी, इसकी भी तैयारी आप 600 से अधिक पद हैं, तो इनकी तैयारी आप अभी से शुरू कर सकते हैं SCS के पेड ग्रुप के द्वारा। और ये नंबर्स आपके सामने दिए गए हैं, इन पे कांटेक्ट करके आप अपने कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी जो भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं सभी की डिटेल मिल जाएगी। खासकर अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट के आरओ की जो नोटिफिकेशन आने हैं उससे पहले ही आप शुरुआत कर लीजिए। आपको पता है कितने पद दिए गए हैं। अगर आपने CCC नहीं किया अभी तक, या आपके पास कंप्यूटर की कोई डिग्री नहीं है, तो अभी भी आप CCC कर सकते हैं और करके तैयारी शुरू कर दीजिए। साथ में एक टाइपिंग टेस्ट भी होता है, लेकिन मेजर रोल आपका यही है कि आपकी GS वाले पोर्शन को मजबूत बनाना है, और ये हो जाएगा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्स से। तो इन नंबर्स पे कांटेक्ट करके आप अपनी जानकारी लीजिए। अगर कोई डाउट रह जाता है पूछ लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ मैं आती हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद।